संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में 4 नवंबर 1948 को मसौदा समिति की तरफ से बाबा साहब ने भारत के नए संविधान को संविधान सभा के समक्ष रखते हुए एक शानदार स्पीच दिया। दुनिया का सबसे बेहतरीन भाषण बाबा साहब का ये माना जाता है। उच्च कोटि का ये स्पीच था जिसमें बाबा साहब संविधान पर उठ रहे विभिन्न तरह के आरोप, विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाओं को जवाब देते हैं। क्या आरोप थे और क्या जवाब बाबा साहब ने दिए, ये जानने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको जरूर अंत तक वॉच करना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप संविधान को मानते हैं, भारतीय संविधान से प्रेम करते हैं, भारतीय संविधान को चाहते हैं कि वो सुरक्षित हाथों में रहें। इसलिए आपको संविधान की उस प्रक्रिया को जरूर जानना चाहिए जब भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में था। आज का विषय है संविधान के तहत अगर कुछ गलत बातें होती हैं तो जिम्मेदारी संविधान की नहीं है, मनुष्य की धूर्तता की होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से 7वां भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानित साथियों, पेज नंबर 110 से 113 तक पहले भाग से लेकर 7 भाग तक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज का अंतिम भाग है इस विषय के अंतर्गत और इसलिए सारांश मिलने वाला है आपको। 4 नवंबर 1948 के दिन संविधान का मसौदा संविधान सभा के समक्ष पेश करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अध्यक्ष महोदय, कुछ समीक्षकों के अनुसार केंद्र सरकार बहुत अधिक बलशाली हुई है। कुछ लोगों की राय में उसे अधिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। मसौदा संविधान इन दोनों का श्रेणी मध्य है। केंद्र को शक्ति प्रदान करने का आप भले कितना ही विरोध क्यों न करें, आप केंद्र को शक्तिशाली होने से नहीं रोक सकते। आधुनिक युग में सत्ता का केंद्रीकरण अनिवार्य है। अमेरिका की केंद्र सरकार का ही उदाहरण लीजिए। संविधान से सीमित अधिकार मिलने के बावजूद आज तक उसकी यात्रा में उसके मूल स्वरूप में काफ़ी विस्तार हुआ है और वहाँ केंद्र सरकार के अधिक शक्तिशाली होने के कारण राज्य सरकारों के अधिकारों को ग्रहण लगा हुआ है, यही दिखाई देगा। अमेरिका का एग्जाम्पल बाबा साहब यहाँ पर देते हैं सम्मानित साथियों। और वर्तमान में आप भारत में देखिए किस तरह से भारत सरकार बहुत शक्तिशाली है। भारत सरकार बहुत शक्तिशाली है और भारत सरकार के शक्तिशाली होने का संदेश पूरे दुनिया में जाता है। उससे पूर्व बाबा साहब इस बात को आगे स्पीच में कहते हैं कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को 600 रियासतों में बटा हुआ था हमारा देश। आप सोचिए, अगर कहीं विश्व में कहीं आप संदेश देना चाहेंगे तो ये बिल्कुल आप संदेश नहीं दे सकता कि हमारा देश जो है 600 से अधिक रियासतों में बटा हुआ है। तो आप कैसे बेहतर संदेश दे सकते हैं? तब बाबा साहब एग्जाम्पल देते हैं अमेरिका का, और अमेरिका का शक्तिशाली होने का जो संदेश है वो यहाँ पर देते हैं। आज की ये स्थितियों का असर है, ऐसी स्थितियों का असर भारत सरकार पर भी होने वाला है। भले कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए, उसे शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। ये भविष्यवाणी बाबा साहब ने कर दी। दूसरी तरफ उसके शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति का हमें विरोध करना चाहिए। जितना काम कर सकता है उससे अधिक उसे खाना नहीं चाहिए। उसकी ताकत उसके पद के अनुपात में होनी चाहिए। अपने ही वजन से अगर वह गिर पड़े तो वह गलत होगा। मसौदा संविधान की समीक्षा करते हुए कहा जा रहा है कि इसमें केंद्र और प्रांतों के संवैधानिक संबंधों के लिए एक तरह का प्रावधान और केंद्र और संस्थानों के बीच के संवैधानिक संबंधों के लिए अलग तरह का प्रावधान रखा गया है। सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नीति और यातायात से संबंधित मामलों के अलावा केंद्रीय सूची में समावेश किए गए अन्य सभी मामलों को स्वीकारना भारतीय संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। समवर्ती सूची को स्वीकारने का उन पर बंधन नहीं होगा। संविधान परिषदों का गठन कर अपने संविधान निर्माण करने की आज़ादी उन्हें दी गई है। स्पष्ट है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मेरी राय है कि ये असमर्थनीय है। इस तरह का भेदभाव देश की कार्यक्षमता के लिए भी जोखिम भरा साबित हो सकता है। जब तक ये भेदभाव जारी रहेगा तब तक केंद्रीय सत्ता अखिल भारतीय स्तर के विषयों पर अपना
प्रभाव दिखा देगी, क्योंकि सभी विषयों के बारे में और सब और अगर सत्ता का इस्तेमाल करना संभव नहीं है तो उसे सत्ता कैसे कहें? वह सत्ता ही नहीं है। युद्ध की स्थितियां बन जाएं और कुछ क्षेत्रों में आवश्यक अधिकारों के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाई जाएं तो पूरे देश की सुरक्षा पर संकट आ सकता है। अधिक गंभीर बात यह है कि मसौदा संविधान में सभी संस्थानों को अपनी सेना खड़ी करने की सहूलियत दी गई है। मेरी राय में ये प्रावधान बेहद जोखिम भरा है और अधोगामी है, पीछे ले जाने वाला है और ये भारत के विघटन का तथा केंद्रीय प्रशासन को उखाड़ने का कारण बनेगा। इस मसले पर मसौदा समिति की मानसिकता के बारे में अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हुआ तो मेरे मतानुसार समिति इस मामले को लेकर संतुष्ट नहीं थी। समिति चाहती थी कि प्रांत और भारतीय रियासतों का केंद्र के साथ संवैधानिक संबंधों का आधार एक ही होना चाहिए। दुर्भाग्य से इस मामले में वे कोई सुधार नहीं ला पाए। संविधान सभा के निर्णय से वह बंधी थी तो दूसरी ओर संविधान सभा लेन देन संबंधी विचार विमर्श के लिए नियुक्त 2 समितियों के बीच हुए करार से बंधी थी। लेकिन जर्मनी में जो घटा उससे हम अपने को धीरज बना सकते हैं। 1870 में बिस्मार्क द्वारा स्थापित जर्मन साम्राज्य 25 घटकों का सम्मिश्र राज्य था। इन 25 में से 22 राज्यों में राजतंत्र था और 3 जनतंत्र वाले नगर राज्य थे। आप सब जानते हैं कि समय अनुसार उनका ये अलग स्वरूप समाप्त हुआ और एक संविधान के अधीन एक ही भूमि पर रहने वाले एकजुट लोगों का स्वरूप जर्मनी को मिला। जर्मनी से भी अधिक गति से भारतीय रियासतों का विलय होगा। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में 600 रियासतें थीं। भारतीय रियासतों का भारतीय प्रांतों के साथ एकीकरण से अथवा आपसी विलय से व केंद्र द्वारा उन्हें केंद्र शासित केंद्र का प्रदेश का स्थान दिए जाने के कारण अब केवल 20 से 30 रियासतें ही बची हैं। विकास की ये प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से हुई है। बची हुई रियासतों का मैं आह्वान करता हूं कि वह भारतीय प्रांतों की भूमिका को अपनाते हुए तथा भारतीय प्रांतों की व्यवस्था के अनुसार ही वे भारतीय संघराज्य के पूर्ण घटक बने। इससे भारतीय संघराज्य के लिए वे आवश्यक शक्ति प्रदान करेंगे। अपनी संविधान सभाओं का निर्माण करने और अपने स्वतंत्र संविधान निर्माण करने की परेशानियों से भी बचेंगे और जो उनके लिए मूल्यवान है उसमें से कुछ गंवाने की नौबत उन पर नहीं आएगी। सम्मानित साथियों, आप महसूस कीजिए किस तरह से 600 रियासतों का एकीकरण हो, किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। हम केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय जो रियासतें हैं उनका एकीकरण का श्रेय नहीं दे सकते। आपने महसूस किया आज के बाबा साहब के इस स्पीच से कि किस तरह से बाबा साहब ने आह्वान किया सभी रियासतों को कि वो सभी एकीकरण हो जाएं तो उन्हें क्या क्या सहूलियत मिलने वाली है। वो अपना अलग संविधान बनाएंगे और जब वो एकीकरण करेंगे, भारत में शामिल होंगे, तो उन्हें अलग संविधान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद बाकी सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाबा साहब ने यहाँ पर इस मसौदा समिति के माध्यम से आश्वस्त कर दिया और इसी आश्वासन की बदौलत हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से 600 रियासतों का एकीकरण हुआ। तो आज हम पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकते हैं कि इन 600 रियासतों के विलय में, एकीकरण में बाबा साहब की ये दूरदर्शी सोच काबिले तारीफ़ है। हम बाबा साहब को नमन करते हैं। उम्मीद करता हूं बाबा साहब कहते हैं कि मेरा आह्वान व्यर्थ नहीं जाएगा। संविधान पारित होने से पूर्व राज्य और भारतीय संस्थानों के बीच के भेद हम समाप्त कर सकेंगे। कुछ समीक्षकों ने इस बात पर आपत्ति की है कि मसौदा संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर किया जाए। वे इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहलाना चाहते हैं। केंद्रीभूत राज्य वाले दक्षिण अफ्रीका का वर्णन संघ के तौर पर किया जाता है, ये बात सही है, लेकिन कनाडा के फेडरेशन होने के बावजूद उसका वर्णन संघ के तौर पर किया जाता है। संविधान के फेडरल होने के बावजूद भारत का वर्णन संघ के तौर पर करने से शब्द रचना के प्रयोग को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचती।
महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। कनाडा के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मसौदा समिति में इसका इस्तेमाल क्यों किया गया ये मैं आपको बता सकता हूँ। मसौदा समिति ये स्पष्ट करना चाहती थी कि भारत भले फेडरेशन होने जा रहा है, लेकिन राज्यों के आपसी करार न हो पाने के कारण ये फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आया और फेडरेशन किसी करार का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को उससे अलग होने का अधिकार नहीं रहेगा। फेडरेशन यूनियन है क्योंकि वह अविभाज्य है। प्रशासन की सुविधा के लिए देश और लोगों का विभिन्न राज्यों में भले विभाजन किया जाता हो, देश पूरी तरह एक है। एक ही स्रोत से निर्माण हुए एक सार्वभौम राज्य की अधिसत्ता में रहने वाले ये लोग एक हैं। अमेरिकी फेडरेशन अविभाज्य और किसी राज्य को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। ये साबित करने के लिए अमेरिकी लोगों को गृह युद्ध करना पड़ा था। इसलिए मसौदा समिति ने सोचा कि ये मसला तर्क या विवाद के सुपुर्द करने के बजाय शुरुआत में ही इसे साफ तौर पर अंकित किया जाए। संविधान सुधार से संबंधित प्रावधानों की मसौदा संविधान के समीक्षकों ने कठोर आलोचना की है। कहा गया है कि मसौदे में शामिल प्रावधानों के कारण उनमें सुधार करना कठिन होने वाला है। सुझाव है कि कम से कम शुरुआती कुछ सालों में केवल बहुमत के सहारे संविधान में सुधार करना आसान होना चाहिए। असल में ये दलील चतुराईपूर्ण और चालाकी भरी है। कहा यह भी गया है कि संविधान सभा वयस्क मतदान पद्धति से नहीं चुनी गई है, उल्टे भविष्य में संसद वयस्क मतदान पद्धति से चुनी जाने वाली है। इसके बावजूद संविधान सभा को सादे बहुमत के आधार से संविधान मंजूर कराने का अधिकार दिया गया है। दूसरी ओर भविष्य में संसद के लिए ये अधिकार नहीं दिया गया है। ये बेमेल बात मसौदा संविधान के कारण ही होने की बात भी खुलेआम कही जा रही है। मुझे इस आरोप का खंडन करना ही होगा क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। मसौदा संविधान के संविधान सुधार संबंधी प्रावधान कितने सीधे साधे हैं ये समझने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों में सुधारों के प्रावधानों का अध्ययन करना होगा। उनके साथ तुलना करने के बाद पता चलेगा कि प्रस्तावित संविधान में सुधार के प्रावधान सबसे अधिक सरल हैं। परंपरागत संकेत अथवा सर्वमत जैसी उलझन भरी और कठिन कार्य पद्धति मसौदा संविधान ने अपनाई नहीं है। सुधार लाने के अधिकार केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधिमंडल को सौंपे गए हैं। कुछ खास विषयों में जो बहुत ही कम है, सुधार के लिए राज्य विधानसभा से मंजूरी की जरूरत होगी। संविधान के अन्य सभी अनुच्छेदों में सुधार करने का अधिकार संसद को दिया गया है। रोक केवल यही होगा कि सदन में उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से और हर सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से सुधार मंजूर होंगे। संविधान में सुधार करने के लिए इससे आसान तरीके की कल्पना करना मुश्किल है। बेमेल होने का आरोप प्रस्तावित संविधान में रखे गए सुधार संबंधी प्रावधानों पर लगाया जा रहा है। ये आरोप गलत धारणाओं पर आधारित है। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने एक पक्षी नजरिया नहीं अपनाया है। एक बेहतरीन और कार्यशील संविधान निर्माण से अधिक अन्य कोई भी स्वार्थ भरा उद्देश्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेदों के बारे में सोचते हुए विशिष्ट मापदंडों के प्रयोग का नजरिया नहीं था। भविष्य की संसद द्वारा अगर संविधान सभा का रूप धारण किया तो उसके सदस्य पक्षी नजरिया अपनाएंगे और पक्षी कार्यक्रम को लागू करने में जो अनुच्छेद अड़ंगा पैदा करने वाले लगेंगे उसमें वे सुधार करेंगे। संसद स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित हो सकती है संविधान सभा के सामने, लेकिन ऐसा कोई नजरिया नहीं है। संविधान सभा और भावी संसद में यही फर्क है। इससे साफ होता है कि संविधान सभा भले सीमित मतदान पद्धति से चुनी गई हो, लेकिन केवल बहुमत से संविधान पारित करने के लिए वह विश्वास पात्र है। और संसद भले वयस्क मतदान पद्धति से चुनी गई हो, फिर भी सुधार के लिए उसे भी समान अधिकार देने के लिए वह विश्वास पात्र है। ऐसा नहीं है। मुझे विश्वास है कि मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदा संविधान पर उठाई गई सभी आपत्तियों का मैंने यथोचित जवाब दिया है। पिछले 8 महीनों में संविधान लोगों के सामने विचारार्थ रखा गया था। इस दौरान संविधान पर व्यक्त की गई ध्यान देने योग्य प्रतिक्रियाएं आपत्तियों से मुक्त हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मसौदा समिति द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार करना है अथवा नहीं, या मंजूर करने से पहले उसमें कुछ बदलाव करने हैं, ये संविधान सभा को तय करना है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भारत के कुछ प्रांतीय विधानसभाओं ने संविधान के मसौदे पर चर्चा की है। बॉम्बे सीपी, पश्चिम बंगाल,
बिहार, मद्रास और पूर्व पंजाब में चर्चा हुई है। कुछ प्रांतीय विधानसभाओं में संविधान के आर्थिक प्रावधानों के बारे में और मद्रास में अनुच्छेद 226 के बारे में गंभीर आपत्तियां की गई थी। ये बात सही है, लेकिन ये अपवाद अगर छोड़ दें तो किसी भी प्रांतीय विधानसभा में संविधान के अनुच्छेदों पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं की गई है। कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं होता और मसौदा संविधान अधिक अच्छा करने के उद्देश्य से मसौदा समिति खुद कुछ सुधारों का सुझाव रखने वाली है। लेकिन प्रांतीय विधानसभा में हुई चर्चा से मुझे ये कहने का साहस दिया है कि मसौदा समिति द्वारा तैयार किया गया संविधान शुरुआत के तौर पर इस देश के लिए निश्चित रूप से अच्छा है। मेरी राय में वह व्यवहारिक है, लचीला है और देश को शांति और युद्ध जनित स्थितियों में एक सूत्र में बांधे रखने के लिए समर्थ है। मैं कह सकता हूं कि सचमुच नए संविधान के अंतर्गत अगर कुछ गलतियां रह गई हैं तो उसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान गलत है, बल्कि हमें कहना पड़ेगा कि इंसान धूर्त था। महोदय, मैं संविधान प्रस्तुत करता हूं, ये संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। कहते हुए यहाँ पर बाबा साहब ने संविधान प्रस्तुत कर दिया संविधान सभा के समक्ष। सम्मानित साथियों, आगे हम आपको बताएंगे क्या कुछ और बदलाव हुआ या नहीं हुआ, भारतीय संविधान को कैसे लागू किया गया, क्योंकि इस समय निर्माण की प्रक्रिया जारी है जो लेकर हम 7 भागों में उपस्थित हुए थे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कितने रियासतों का वर्णन किया है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा कि कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं होता? आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो साथी बात कर रहे हैं, हम सभी का नाम लेंगे तो टाइम ज़्यादा होगा। आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।